तो आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे हुए प्रश्न है और पूर्णांक 70 नंबर का है। तो इसमें से मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके आता हूं और आप लोगों को, तो हम लोग अब इस पेपर को सॉल्व करेंगे आप लोगों के सामने। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहेंगे धड़ाधड़, एकदम दे मारना है एकदम। ठीक है ना, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को क्या मिल सके, इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो जो बच्चे हमको देख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग को और भी थोड़ा सा वीडियो को, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो का रीच बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी लाइक करें थोड़ा सा और भी बच्चों को क्या करिए कि शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं कि मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक लड़का बैठा था जिसका नाम क्या था, ऋतिक, ऋतिक नाम था। और एक लड़का था तो शादी कार्ड लेके आ गया था। तब शादी कार्ड पे लगी लगी हुई थी किरकिरी। अब वो अपने चेहरे पे ऐसे लगा लगा के खूब तब से पोत रहा था। हाँ, और उसको सूंघ भी रहा था। चलो चालू करते हैं ना हंसी मजाक अपने टाइम पे। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला है। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो इसका दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल। तो अवतल को ऐसे रंग दीजिएगा, ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, तो उत्तल लेंस का। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, एक मिनट, अवतल लेंस होगा, सॉरी। चलिए, आकाश के नीले रंग को देखने का कारण होता है, बताइए। जैसे आकाश होता है तो आकाश नीला क्यों होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रकाश के पक्के, एक बार सुनिएगा। जो पहली चार चीजें हैं, चारों को मैं समझा देता हूँ ऑप्शन में। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ से, मान लीजिए एक प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस पृष्ठ पे, आके ऐसे टकरा रही हैं और टकरा के अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते में चली जाई, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब आते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग। अपवर्तन देखो, उसको प्रकीर्णन को बताऊंगा। अपवर्तन, प्रकाश यहाँ से जा रहा है, अपना रास्ते से भटक गया, रास्ता थोड़ा सा विचलित हो गया, उसको अपवर्तन कहते हैं। एक होता है विक्षेपण, एक होता है प्रकीर्णन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रकीर्णन जो है और विक्षेपण, विक्षेपण और प्रकीर्णन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, प्रकीर्णन और विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है, जैसे देखो प्रिज्म है, प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जब कोई प्रकाश जाके ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विक्षेपण। क्या बोलते हैं, विक्षेपण। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं और उसमें से नीला रंग, ठीक है, नीला रंग जो होता है कि पूरी पूरी पूरे आकाश में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे किरणें आती हैं सूर्य के प्रकाश की, मगर पूरा जो नीला कलर होता है, नीचे से आप लोग जब पढ़ेंगे कि विबग्योर होता है, विबग्योर। ठीक है, हाँ, तो इधर से जो नीला कलर होता है ये पूरा सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होने वाले ये रंग हैं। प्रकीर्णित मतलब फैलने वाले। तो जो नीला रंग होता है, बाकी रंग अवशोषित हो जाते हैं मगर नीला रंग जल्दी अवशोषित नहीं होता है। यह हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं, इन कणों से टकरा के पूरे के पूरे आकाश में फैल जाता है, जिससे पूरा का पूरा आकाश हमको कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में।
यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में से एक ही मान होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी निश्चित रूप में से एक ही मान होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाला ऊष्मा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सुनिए, इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। इसमें कह रहे हैं कि तीन प्रतिरोध है, कृपया करके, जैसे ना कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता, तो उन बच्चों को मैं कुटाई करता हूँ, ठीक है। और मैं कुटाई इतने अच्छे तरीके से करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। अगर किसी की कुटाई देखनी है तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी 2-3 बच्चे बैठे हैं, मैं उनका बेइज्जती तो नहीं करना चाहता। अगर कुटाई यहाँ पे कर दिया बुला के सामने तो बहुत फिर वीडियो डिलीट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलिए R2, इसको बोलते हैं R3। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं। अब इनके सिरों का विभवांतर अलग अलग सिरे होते हैं सब में, तो विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। इनमें केवल एक ही चीज कॉमन होती है, ठीक है, क्या होती है, धारा। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, एक ही होगा। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट। गुड गुड गुड। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत तथा स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होगी, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समांतर होगी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगी, ठीक है, इन दोनों दिशाओं की क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं। चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, उपभाग दो कौन सा है, उपभाग दो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए, CnH2n+2। इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी, एकदम मार दीजिए तुरंत। चलिए अब आते हैं हम लोग निम्नलिखित में समजाती श्रेणी। समजाती श्रेणी मैंने बताया था कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें उनकी जात क्या होती है, समान होती है, मतलब कि उनका क्रियात्मक समूह समान हो, उनके सिंगल बांड हो, डबल बांड हो या ट्रिपल बांड हो, या तो एल्केन होने चाहिए या तो एल्कीन होने चाहिए, तो या तो क्या होना चाहिए, एल्काइन या तो एल्कोहल होने चाहिए। तो इसमें से देखिएगा C2H2 C3H6 CH3OH, यहाँ पे CH3 CHO 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 दिख रहा है, इसी को मार दीजिए, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा उपयुक्त में से, अच्छा तीसरा कहाँ है, तीसरा इसमें किसी में दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी को मारिए तुरंत, एक और डी को मार दीजिए। इसमें देखिए अगर थोड़ा बहुत हमको लगता है ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक दिया हुआ है, तो जो हमारा तीसरा है पहला तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं पहले कोई, C2 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक एच इधर एक एच इधर, सही है। इसको देखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन ठो एच है, एक एच इधर एक एच इधर, फिर एक एच इधर हो गया, एक यहाँ पे एच मत करिए, एक काम ही कर देते हैं, यहाँ पे तीन बांड लगा देते हैं, तो तीन यहाँ पे, एक चार इसका हो गया, तीन एक चार इसका हो गया, एक एच इधर हो जाएगा एक एच इधर हो जाएगा, तो ये तो सेम दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल बांड लगा दिया, डबल यहाँ पे ट्रिपल इसका, चार इसका हो गया, और यहाँ पे दो इधर दो इधर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका सुनिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, एक तीन एच इधर हो गए, एक एच दो एच, एक एच इधर एक एच इधर एक एच इधर, छह हो गए, ठीक है, तीन इसके तीन इसके। तो अब क्या करते हैं कि एक काम कर लेते हैं, इस एच को यहाँ पे लगा दिया जाए, तीन इसके, अब हो गया, छह हो गए कि नहीं, तीन तीन छः, हाँ, डबल बॉन्ड इसमें है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मान लीजिए एल मतलब
ए एल्केन वाले सीरीज में है, इनको मान लेते हैं कि ये असंतृप्त वाले हैं, ठीक है, दोनों के दोनों असंतृप्त हैं, और यहाँ पे दोनों में क्या है CHO, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस हिसाब से। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बताइए आप लोग। तांबा, सोना, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, पोटेशियम। आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोगों का आंसर देख के मेरा दिल गदगद गदगद हो जाता है एकदम, ठीक है। अब चलते हैं, शून्य पीएच वाला विलयन होता है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कैसा होगा, उपयुक्त में से कोई। शून्य पीएच वाला तो अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएच स्केल, पीएच स्केल पढ़ा होगा, इसमें बीच में आता है 7 नंबर, यहाँ पे आता है 14 नंबर, और यहाँ पे होता है 0 नंबर। 0 से 7 के बीच में अम्लीय, 7 से 14 के बीच में क्षारीय, और 7 क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। अच्छा कलर बताइएगा आप लोग कैसा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय, कलर चेंज करना हो तो बता दीजिएगा। अम्लीय, क्षारीय, कौन सा लगा है, नीला, अच्छा, या आसमानी। सबसे बढ़िया हम ले लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2, ठीक है, कह रहे हैं CO2 जो है और H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, तो बताइए। CCl4 बनेगा, CH3, CFC या ग्लूकोज बनेगा, तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, क्योंकि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, एक है, इधर कितना लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ पे लिखिएगा 2, हो गया कि नहीं, 2Na, तो अब यहाँ का 2 Na हो गया, और यहाँ पे जो CO था तो 2 ही है, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन लीजिए और 3 ऑक्सीजन ले लीजिए, तो CO3 हो गया, एक कार्बन इसका, ठीक है, एक कार्बन इसका और एक ऑक्सीजन CaO हो गया। अब देखिएगा CH3 एक हाइड्रोजन था, एक मिनट, 2CH3 क्या कह रहे हैं, पूर्ण कौन सा यौगिक होता है। अच्छा सुनिए, KOH लीजिए, KOH क्या इससे पूरा होगा, नहीं, NaOH, अच्छा यहाँ, ओहो मैंने गलत कर दिया था भाई, सुनो, यहाँ पे NaOH ले लीजिए, क्या ले लीजिए, NaOH, यहाँ का Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस, इस पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ का दोनों Na और यहाँ का कार्बन मतलब ये मिल के Na2CO3 बना देगा, क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा। और जैसे ही Na2CO3 यहाँ से चला गया, इसका भी ऑक्सीजन लेके, और एक H इधर आ गया, तो हमारा बन गया क्या, CH4, नहीं समझे। चलो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH लेंगे, इसका Na इसका Na, दो ठो, और यहाँ पे 2 और एक इसका ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, Na2CO3, और ये H आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, CH4। अब ऑप्शन चलते हैं भाग नंबर 3 पे, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, ये क्या, चलो देखो, कह रहे हैं कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। मैंने देखो जाइलम और फ्लोएम को याद करने का ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। देखो कैसे, जाइलम, जाइलम मतलब जल, जो से जाइलम, जो से जल, जाइलम का काम होता है जल को ले जाना, और आते हैं फ्लोएम पे, किस पे, फ्लोएम पे, फ्लोएम का काम होता है फूड को, एफ मतलब फूड, फूड को ले जाना, तो खाद्य पदार्थों को ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से, तो इसका युगांडा का बच्चा भी आंख बंद करके ऑप्शन मार देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिब्रेलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन, ठीक है। अब आते हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी से, अग्नाशय से, अधिवृक्क से, बताइए आप लोग, ठीक है। अब देखो वृद्धि हार्मोन होता है पिट्यूटरी, ऑप्शन पीयूष ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में
कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? बाह्यदल पुंज, परागकण, अंडाशय, भ्रूणकोश। तो ऑप्शन बी परागकण। चलिए इसको बंद करते हैं। और आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, ठीक है, मुझे भी लग रहा है, अब कुछ कुछ लग रहा है कि बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्या कि पुष्प का जनन अंग है बाह्य दल पुंज, दल पुंज, जायांग, तना। तो देखो ये सब पुष्प के भाग हैं, पुष्प के क्या हैं? भाग हैं, ठीक है, ये सब पुष्प के भाग हैं। और जो यहाँ पे तना दिया हुआ है, तो तना तो आपको पता है स्टेम होता है, स्टेम मतलब तना जो पेड़ का। अब जायांग मतलब होता है, यह क्या होता है? जायांग पुमांग, पुमांग ये स्त्री वाला भाग है, मगर जनन अंग का ही भाग है पुष्प का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ जायांग। वायुमंडल की ओजोन परत को बचाती है। अच्छा मैंने ओजोन परत के बारे में बताया था आप लोगों को। ओजोन परत क्या होता है? यूवी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, इनके बारे में मैंने ये चीजें बताई थी कि जैसे अल्ट्रावायलेट या ओजोन, ओजोन जो परत होती है, ध्यान सुनिएगा, हाँ O3, ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3। अब ओजोन का निर्माण ही होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने से। ध्यान सुनिएगा, ओजोन का निर्माण ही होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने से। तो ओजोन परत क्या करती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होगा तो ओजोन परत को होता है क्षय, ओजोन परत के का होता है नुकसान होता है, ठीक है। अब जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको अगर यह सोख के, ठीक है, ओजोन परत का निर्माण नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारे स्किन पे आएंगी, और स्किन पे आने की वजह से बहुत सारी डिजीज या रोग फैल सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि ब्लड कैंसर नहीं, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। बहुत सारे रोग होते हैं, डायरेक्ट हमें अफेक्ट करती हैं, एक किरणें हमको डायरेक्ट क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। तो ये हो गया हमारा इस मतलब सेट का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला होती है खत्म। अब हम लोग चलते हैं अगले सेट पे। अगला जो सेट है चौथा सेट, ठीक है, चौथे सेट, हाँ चलिए तो इसको यहीं पे चालू करते हैं, ठीक है। अब मैं चौथा सेट चालू कर रहा हूं, ठीक है।